Audible online. Yes, good morning. आवाज आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, नो, वाई एंड 0 1 2 फॉल्स. Yes, sir. अजून काय असतं? 0 1 झालं ना. अभी भी इनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अमित, वैष्णवी, प्रगति, आयशा, Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग अनम्यूट करके बात कर रहे हो क्या? आवाज नहीं सुन पाता हूँ मैं तुम लोगों की. तो ये करो, कमेंट करो. ओके, आ रहे कमेंट्स. थैंक यू. यस. सो ऑनलाइन ये जो माइक या वीडियो ऑफ वाला पार्ट में रखता हूँ, वो बता देता हूँ तुमको क्लियरिटी पहले तो. क्योंकि मेरा यहाँ पे फोकस मतलब आवाज में नहीं सुनता हूँ, तो रैंडम बहुत से बार ना लोग बीच में ही वो अनम्यूट करके चले जाते हैं और फिर वो डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्ब होता है. तो तुम लोगों को अनम्यूट करके कुछ बात करनी है तो तुम रेज हैंड कर सकते हो, बोल सकते हो सर क्या ना है, टॉक वगैरह ऐसा कुछ टाइप करो, तो मैं वो परमिशन दे दिया करूंगा टाइम पे. इज इट क्लियर एवरीवन? तो अब तक का टॉपिक समझा है? कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, देन आइडेंटिफायर्स. रेकॉर्डिंग नाही बघितली तू? हाँ, तो रिकॉर्डिंग देखे क्या, वही पूछ रहा था मैं. हाँ, वही अभी तो वही पूछा ना, रिकॉर्डिंग देखे क्या? नहीं देखे? कवर करो, पहले के 2 3 दिन के रिकॉर्डिंग कवर करो. ठीक है. कहाँ से हो तुम? जम्मू से. ओके. सो first we'll understand the guidelines. To write a C program. ठीक है. तो क्या चाहिए एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें? चाहिए लैपटॉप. वो भी सही बात. लैपटॉप के बाद क्या चाहिए? चार्जर चाहिए सर. लैपटॉप चार्ज भी करना पड़ेगा. फिर एक प्लग चाहिए घर में. लाइट चाहिए. मतलब इधर नहीं आना है, इधर जाना है. इधर का बताना है सब, पीछे का, आगे का नहीं बताना. तो लैपटॉप के ऐसे आगे का बताओ. एक प्लेटफॉर्म लगेगा, राइट? नहीं नहीं, रन टाइम इन्वायरमेंट वगैरह वो सब बाद में. अभी क्या चाहिए मुझे? कोड टाइप करना है बस. एक कोड टाइप करना है बस. आईडी भी नहीं चाहिए मुझे, आई भी नहीं चाहिए उसमें. सिर्फ मुझे डीई चाहिए. हाँ, तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए? एक डीई, दैट इज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. फिर आई बाद में इंसर्ट करेंगे उसमें. ये मैं मराठी में नहीं बोल सकता, इसलिए इंसर्ट यूज किया. ठीक है. तो एक एडिटर चाहिए हमें, राइट? तो नोटपैड ले लेंगे. ठीक है, नोटपैड. तो नोटपैड पे मैं ये कोड जो टाइप करूंगा, समझेगा कैसे कि ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है? तो इसलिए हमें ये फाइल सेव करते वक्त डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करनी पड़ेगी. क्लियर है?
अब सी के प्रोग्राम को लिखने के कुछ गाइडलाइंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? कमेंट्स, कि भाई ये किस चीज का कोड है, क्या है वगैरह। बट कमेंट्स देना नहीं देना इज ऑप्शनल। देना है तो दो, नहीं तो मत दो। फिर क्या आएगा? फिर आएंगे कुछ हेडर फाइल्स, राइट? बट इन सी प्रोग्रामिंग हेडर फाइल्स आर ऑल्सो ऑप्शनल एट सम लेवल। ठीक है, उसका कहना होता है कि भाई तुम बिगिनर लेवल पे हो, तो कंपाइलर लेवल पे हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स तुम्हें इम्प्लिसिटली प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है फिलहाल? ऑप्शनल। सी प्लस प्लस उसे जाके बाद में मैंडेटरी कर देता है, बट इन सी प्रोग्रामिंग फिलहाल ये क्या है? ऑप्शनल। फिर कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस रहेंगे, वो भी क्या है? ऑप्शनल। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मेन फंक्शन, ये भी क्या है? ये कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी मैंडेटरी जो भी। तो मेन फंक्शन जो है वो मैंडेटरी है कोड में। और फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे कुछ अदर फंक्शंस, दीज आर ऑल्सो ऑप्शनल। ठीक है, अब मेन फंक्शन भी ऑप्शनल है, पर कब? सिर्फ कंपाइल करना है तो, रन करना है तो फिक्स मेन फंक्शन लगेगा, मतलब लगेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने गाइडलाइंस दी है, ये जो मैंने गाइडलाइंस दी है, इसके अकॉर्डिंग void main ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डेमो डॉट सी, ये कोड चलेगा क्या? रन होगा क्या? कंपाइल एंड रन होगा क्या? यस, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। मेन फंक्शन चाहिए हमें बस, बाकी कुछ नहीं रहा तो भी चलेगा। ऑनलाइन क्लियर है? सो दिस कोड विल वर्क। क्लियर है क्या? ये कोड वर्क करेगा। डेमो डॉट सी, ये फाइल क्या होगी ज्यादा से ज्यादा? डेमो डॉट सी कुछ नहीं लिखा है, एम्प्टी है, बट डॉट सी फाइल है बस। डॉट सी फाइल है तो क्या होगा? डॉट सी फाइल है तो क्या होगा? कंपाइल हो सकती है। मेन नहीं है तो भी फाइल कंपाइल हो सकती है, रन नहीं हो सकती है, क्योंकि रन करने के लिए मेन चाहिए। तो लेट इट बी, एक्स्ट्रा का बता रहा हूं बस। ये यहां तक क्लियर है? मेन फंक्शन होना जरूरी है। तो मैं अगर वॉइड मेन इतना लिखता हूं, डेमो डॉट सी से स्टोर करता हूं, तो ये फाइल कंपाइल हो सकती है। लेकिन कंपाइल हो सकती है, कंपाइल करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? मेरे पास क्या चाहिए? कंपाइलर। और कंपाइलर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। और किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस कंपाइलर को हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने पे क्या होगा? इंस्टॉल करने पे क्या होगा? वो कंपाइलर हमारे पास अवेलेबल है। अब इस फाइल को हम कंपाइल कर सकते हैं बाय गिविंग सम कमांड्स। फिलहाल तो तुमने डॉस कमांड सुना होगा। डॉस कमांड्स मतलब ही mkdir f1 लेट से। तो f1 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, f1 नाम का एक फोल्डर बनेगा ना, mkdir। तो mkdir ये क्या है? एक कमांड है, राइट? कमांड है ना, ये कमांड आई कहां से? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तुमने कि ये कमांड मिली तुम्हें? कोई तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा ना तुमने, विंडोज लिनक्स कुछ तो भी इंस्टॉल किया होगा, तब जाके तुम्हें ये कमांड मिली होगी। विंडोज किया है तो ये कमांड है, लिनक्स किया होगा तो बोलेगा मेरे पास अलग कमांड है। ये सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया ना तुमने, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। बोलते हो ना दुकानदार को, त्या तो ओएस इंस्टॉल करा म्हणून, ओएस इंस्टॉल करो बोलते हो ना, तो सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से कंपाइलर अगर तुम इंस्टॉल करते हो तो तुम्हें कुछ कमांड्स मिलेंगे।
जीसीसी, राइट। तुमने अगर जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल किया है तो जीसीसी नाम का कमांड तुम्हें मिलेगा, और इस कमांड से आगे जैसे अभी F1 बोला है तो मेक डायरेक्टरी F1, वैसे ही कंपाइल, इधर तुम वो फाइल का नाम दोगे, बताता हूँ आगे क्या है। बट इसके लिए पहले ये पार्ट करके रखो, एक जनरलाइज कमांड पे काम करने की तुम्हें आदत होनी चाहिए। अब इसके लिए कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है, बेसिक डॉस कमांड्स लिखने हैं फाइल हैंडलिंग के लिए आज घर पे, और ट्राई करके देखना है क्या कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से फोल्डर बना के देखना, फाइल बना के देखना, एक फाइल को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना, राइट। तो ये लिख के रखो, गधे जैसा ऐसे नहीं लिखना है। MKDIR क्या करता है, मेक डायरेक्टरी, वो नहीं चाहिए, सिंटैक्स चाहिए ना पूरा। मेक डायरेक्टरी तो आगे क्या, फाइल का नाम वगैरह ये सब। कॉपी कमांड लिख रहे हो तुम, बस कॉपी करते क्या, सोर्स कहाँ पे लिखते हो, डेस्टिनेशन कहाँ पे लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, ये सब होना चाहिए ना। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो सिंपली ये डॉस कमांड्स की क्लैरिटी रखो। अब ये कहाँ से आया समझा, जीसीसी कहाँ से आया फिर। अभी अगर कुछ लोगों के कंप्यूटर में कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है और वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और जीसीसी टाइप करते हैं तो कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऐसा आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ऐसा कमांड मुझे पता नहीं है, तुम पहले कंपाइलर इंस्टॉल करो। ठीक है, तो अब ये मैंने नोटपैड पे फाइल बनाई, फिर मैं इस फाइल के लोकेशन पे गया, और फाइल के लोकेशन पे गया और मैंने बोला जीसीसी डेमो डॉट सी। जीसीसी डेमो डॉट सी जैसे मैं करता हूं, अगर इस फाइल में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है तो a.exe नाम से एक फाइल बनती है। दिस इज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी बाइनरी फाइल जिसको तुम्हारा मशीन इंटरप्रेट कर सकता है, ये वो फाइल बनेगी। समझ में आ रहा है। फिर तुम्हारे पास वापस एक फाइल है demo1.c, राइट, demo2.c, demo3.c। उनको जब तुम वापस वापस कंपाइल करोगे वो a.exe बनाएगा, फिर ये पहली वाली को ओवरराइट कर देगा, राइट। इससे अच्छा तुम उसको बोलते हो कि भाई ये ओवरराइट का चक्कर छोड़, क्या कर, जिस नाम से मेरी फाइल होगी उसी नाम से exe बना, तो फिर वो बोलेगा कमांड भी उसी तरीके से दो कि ये तुम्हारे फाइल का नाम -o, और exe फाइल का नाम क्या होना चाहिए वो नाम मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करो। समझ में आ रहा है क्लियर। इससे क्या होगा, अभी a.exe बनने की जगह पे demo.exe बनेगा, फिर demo1.exe, 2.exe, 3.exe। बट अब तुम बोलोगे सर ये बहुत हेक्टिक काम है, राइट, कि यहाँ पे एक तो मैं लिख रहा हूँ सारा, सेव कर रहा हूँ, कल को मुझे एरर आता है तो वही ब्लैक स्क्रीन पे दिखता है, वापस उस फाइल में जाओ, वापस वो जगह ढूंढो, लाइन नंबर ढूंढो वगैरह ये सब, राइट। एक तो मैं नोटपैड पे लिख रहा हूँ, नोटपैड पे लिख रहा हूँ, मैं ये ब्रैकेट देता हूँ तो दूसरा भी मुझे लिखना पड़ता है, ये ब्रैकेट देता हूँ दूसरा भी मुझे लिखना पड़ता है। सारा जो टेक्स्ट है वो पूरा नॉर्मल फॉन्ट में दिख रहा है, कोई अलग नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो मेरे पास फिलहाल क्या है, सिर्फ मेरे पास फिलहाल ये जो नोटपैड है ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, राइट, ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अंडरस्टूड। देन मेरा कहना क्या है कि इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कुछ फीचर्स के साथ इंटीग्रेट करो, कुछ फीचर्स के साथ इंटीग्रेट करो। मतलब ही मैं एक ब्रैकेट दूं तो अपने आप दूसरा क्लोज हो जाए, कीवर्ड्स थोड़े से हाईलाइट में दिखे, मुझे कमांड्स वमांड्स लिखने की जरूरत ना पड़े। तुम सीधा मुझे बटन्स प्रोवाइड कर सकते हो क्या, मतलब मैं इस पे क्लिक करूँ तो कंपाइल हो, इस पे क्लिक करूँ तो कंपाइल एंड रन हो, इस पे क्लिक करूँ तो सिर्फ रन हो, राइट। जो भी मुझे एरर दिख रहे हैं उसके लिए मुझे वो बाहर जाके लाइन नंबर ढूंढने की जगह पे तुम मुझे अगर यहीं पे नीचे एरर दिखाते हो, मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मुझे उस एरर पे लेके जाते हो, प्रॉपर गाइडलाइंस देते हो। समझ में आ रहा है। तो मेरा डेवलपमेंट फास्ट होगा ना, मेरा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कोड लिखने पे, ना कि ये सब चीजें हैंडल करने पे, राइट। इसीलिए हम लेके आते हैं इन पिक्चर आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो अब जो तुम डेव C++ वगैरह बोल रहे हो दैट इज योर आईडी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड विद सम फीचर्स। ठीक है,
तो अब ये जो आईडी तुम इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ साथ कंपाइलर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो मैंने तुम्हें पहले की प्रोसेस जो बताई वो बिना आईडी की है। मतलब तुम्हें अगर नोट पैड के साथ काम करना है तो नोट पैड से अगर काम करना है तो तुम्हें पहली बात तो सारा लिखना पड़ेगा केयरफुली, कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको रन करवाना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। बट उसके लिए तुम्हें कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बटन्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। फिर तुम्हारे पास एक आ जाता है प्रॉपर यूआई विथ प्रॉपर बटन्स, और फिर उस पर तुम काम करो। लेकिन ये नोटपैड वाला सिनारियो पता होना जरूरी है। हमेशा यूआई पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। माउस खराब हो गया एक दिन तो कीबोर्ड से फटाफट मुझे काम करते आने चाहिए ना सारे। क्लियर है क्या? एक दिन इक्लिप्स ही नहीं है, एक दिन इंटेलिजेंट नहीं है मेरे पास, वीएस कोड नहीं चल रहा है, आज कोई प्रॉब्लम है, फटाफट मुझे नोटपैड पे कुछ ना कुछ तो करते आना चाहिए ना उसके साथ काम। तो ये चीज पता होनी चाहिए बस, इस पे काम नहीं करना है। बाद में कभी मॉड्यूल एंड के बाद एक दो फाइल बना के रन करके दिखाऊंगा। नहीं तो अभी वो कमांड से हेवी जाते हैं, बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या है। तो बेटर फोकस किस पे करने आए हम? कोड पे। और हम ये इसमें टाइम पास करते नहीं बैठेंगे, तुम्हें बस पता होना चाहिए, इन डेप्थ पता होना चाहिए। आईडी को आईडी क्यों बोलते हैं वो समझना चाहिए, नहीं तो बस आईडी आईडी असते वो इंटीग्रेटेड विथ सम फीचर्स। तो इसलिए डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करो। राइट, तुम जो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बोलते हो, इंटरनली क्या कर रहे हो? मेक डायरेक्टरी कर रहे हो ना, बस वो इंटरनली। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करते हो कंपाइल में, तो वो इंटरनली यही कर रहा है, जीसीसी। सर उसको फाइल का नाम किधर मिला है ना, इधर वो फाइल का नाम उस फाइल पे हो ना तुम अभी करंट। राइट, समझ में आ रहा है? उसके पास अगर फाइल का नाम है तो वो जीसीसी डेमो डॉट सी भी लिख सकता है और आगे डेमो भी लिख सकता है। फाइल का नाम ही तो यूज कर रहा है ना वो आगे का। समझे? सो दैट्स ऑल अबाउट आईडीई। तो आई होप सबने इंस्टॉल किया है। किसी को दिक्कत है इंस्टॉलेशन में? आईडी इंस्टॉल करते वक्त किसी को दिक्कत आया क्या? डेव सी प्लस प्लस आया है तो बोलो, मतलब वापस मैं बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग बिगिनर लेवल पे है और हम तुमको पहले से ही बोलते हैं कि नॉन आईटी बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कुछ, या तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे प्रीवियस आईटी नॉलेज जीरो कंसिडर करके चलो। एवरीथिंग वी आर टीचिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम्हें इंस्टॉलेशन आना ही चाहिए या पता ही होना चाहिए। तो बेटर किसी को अगर दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लेक्चर के बाद रुको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लेक्चर के बाद रुको, मैं इंस्टॉलेशन का पार्ट बता देता हूँ। ठीक है? तो किसी का है प्रॉब्लम या हो गया है सबका? इंस्टॉलेशंस आर डन? यस एवरीवन ऑनलाइन डन? टाइप डन अगर हो गया है तो, क्योंकि मैं एक पहला कोड करके दिखाऊंगा आज। तो सबके पास लैपटॉप्स लाए ना आज तो भी, और सबके पास आईडी इंस्टॉल होना चाहिए। ऑनलाइन एम ऑडिबल? अरे मैं डन है तो डन बोलने की बात कर रहा हूँ, या नॉट डन टाइप करो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी पढ़ाना बाकी है मेरा, लैपटॉप बाद में निकालो। ये दिक्कत है मुझे ऑनलाइन से, सच में ऑनलाइन बैचेस कभी कभी लगता है बंद कर दो। बोला ना तुमको उस दिन कि यही एक प्रॉब्लम है बस। वी आर गिविंग सेम एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन, सेम ही पार्ट है। बस दिक्कत यह है कि ऑनलाइन से हम बोलते हैं कि भाई रिस्पॉन्ड करो तुम खुद, क्योंकि मैं एक तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे ना ये लोग। कुछ लोग तो लेक्चर के बाद भी, मतलब मैं वो जब तक कॉल कट नहीं करता हूँ क्या, कुछ लोग उधर 15-15 मिनट तक रहते हैं। मतलब वो लॉग इन करके चले गए किधर घूमने, ऐसा है उनका। अरे इंस्टॉलेशन हुआ है तो डन टाइप करो बोल रहा हूं मैं। DONE ऐसा स्पेलिंग है। ठीक है? चौथी रो में पांचवा कॉलम, उस पे एक बटन है, उस पे डी लिखा है। हाँ, थैंक यू। कोई बोलेगा मेरे इसमें चौथी रो नहीं है, वो पांचवी रो में है। वो लैपटॉप कीबोर्ड बड़ा है ना उसका, किसी का छोटा कीबोर्ड है, यहाँ तक दिक्कत है। सो डमी समझा है, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट,
डिक्लेरेशन, ये समझा है। अब मुझे दो नंबर की एडिशन करनी है, तो दो नंबर की एडिशन करनी है। फॉर दैट आई विल नीड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, सो व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स, व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स एवरीवन, टू परफॉर्म ऑपरेशंस, राइट। टू परफॉर्म ऑपरेशंस, तो हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटर्स है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ठीक है। तो फर्स्ट विल लुक आउट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में हमारे पास है अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, और भी होते हैं बिटवाइज वगैरह वगैरह वो सब, तो उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, मॉड्यूल एंड के बाद बताऊंगा। ये क्लियर है? यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। बाइनरी मतलब क्या? ए प्लस बी है, लेट से, हाउ मेनी ऑपरेंड्स? ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है? ऑपरेटर। सो हाउ मेनी ऑपरेंड्स? टू ऑपरेंड्स, वन ऑपरेटर, सो बाइनरी। ए प्लस प्लस, हाउ मेनी ऑपरेंड्स? हाउ मेनी ऑपरेटर्स? हाउ मेनी ऑपरेटर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑपरेटर्स? वन। ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है भाई, समझे? प्लस प्लस पूरा मिला के एक ऑपरेटर है, और ऑपरेंड कितना है उसके साथ? तो यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। हाउ मेनी ऑपरेंड्स? हाउ मेनी ऑपरेटर्स? हाउ मेनी ऑपरेटर्स? हाउ मेनी ऑपरेटर्स? ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा ना बेटा, ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है ना, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क और कोलन मिला के पूरा क्या है? टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें ऑपरेंड कितने हैं? तीन, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? टर्नरी, ठीक है। अरे हर एक नाम में कोई सेंस होता है, ऐसे चिट्ठी निकाल के नाम नहीं देते हैं, राइट? क्या? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, वो लास्ट टाइम एक ने बोला था ऐसे, यूबीटी, वाडा। तो बाइनरी वी विल सी। तो इससे पहले एक स्टेटमेंट विच इज इंपॉर्टेंट, दैट एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो क्या क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास? बाइनरी में जो हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। जो हम रिलेशनल की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू। जो हम लॉजिकल की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है? एंड, और। क्लियर? क्लियर है क्या? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर विल रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब 10 प्लस 20 30, तो ऑपरेशनल वैल्यू है वो। सो will this code work online? Will this code work online students? वर्ड मेन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, 10 प्लस 20 लिख दिया मैंने, बस मैंने 10 लिखा था कल, बस चला था। 10 कहाँ पे रुका था? डमी में। अब मैंने 10 प्लस 20 बोला है, चलेगा? तो 10 प्लस 20, तो बाइनरी ऑपरेटर बोल रहा है आई एम ओके, मुझे दो ऑपरेंड मिल गए। तो मेमोरी के हिसाब से अगर मैं देखूं,
तो मेन में यहाँ पे कहीं पे डमी में क्या है 10, यहाँ पे कहीं पे डमी में क्या है 20, इन दोनों का एडिशन हुआ और डमी में आके क्या रुका है 30, डमी में आके रुका है 30, मतलब 30 इस जगह पे आके रुका है। अब उसका कहना है 30 वहां पे आके रुका है। तुझे अगर किसी वेरिएबल में कॉपी करना है तो तेरे पास वो जगह होनी चाहिए थी, वो वेरिएबल होना चाहिए था। तो मैंने बोला इंटीजर x और x इज इक्वल टू 10 प्लस 20। तो एज पर मेमोरी क्या, ये x है जिसमें क्या है, इसमें क्या है, जिसमें क्या है, क्या बोला है मैंने कल, इसमें है गार्बेज। मेमोरी डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ही जानी चाहिए। फिर तुम आए नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे भी पहले तुम किधर आओगे आरएचएस में। तो आरएचएस में तुमने देखा 10 प्लस 20, तो 10 डमी में है 20 डमी में है, दोनों का एडिशन होगा, वो भी आके किस में रुकेगा। अब आरएचएस कंप्लीट हो गया। अब आरएचएस से तुम जाओगे एलएचएस में, मतलब ही इस 30 को किधर कॉपी करोगे और एक्स में क्या आएगा 30। क्लियर, क्लियर है क्या एवरीवन, समझ में आ रहा है ऑनलाइन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस तरीके से वर्क करेंगे। अब 10 प्लस 20 की जगह पे तुम्हें ये दो नंबर्स वेरिएबल से चाहिए, यूजर से चाहिए, जो भी है, तुम बोलोगे नंबर 1, नंबर 2, एज पर दी मेमोरी डायग्राम क्या है मेन में, नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है 20। फिर मैंने क्या बोला, नंबर 1 प्लस नंबर 2, विल दिस कोड वर्क, विल दिस कोड वर्क एवरीबॉडी, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है उसको। नंबर 1 प्लस नंबर 2 इन्होंने कर दिया, मतलब 10 प्लस 20 कर दिया, हवा में रुका है वो वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझे ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है। तो फिर उनका कहना है कि स्टोर करने के लिए फिलहाल तुम्हारे पास दो ही जगह अवेलेबल है, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 2। तो दोनों में से किसी एक में रख सकते हो, लेकिन बाद में अगर तुम्हें नंबर 1 की जरूरत पड़ी तो फिर वो 10 तुम्हारे पास नहीं रहेगा या 20 तुम्हारे पास। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फिर एक काम करो, एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल मुझे चाहिए, जिसमें इनिशियली क्या था गार्बेज, लेकिन अब मैंने क्या किया उसमें कॉपी कर दिया। क्या मैं इनिशियलाइज भी कर सकता था सीधा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, अंडरस्टूड, क्लियर। अब उसमें 30 आया है, इस बात का क्या प्रूफ है, वो रिजल्ट में 30 ही आया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ने ऑपरेशनल वैल्यू ही रिटर्न किया, इसका क्या गारंटी। खोलो, क्या गारंटी। अरे उसमें गारंटी क्या है, रिजल्ट में 30 आया, ये क्या करके देखोगे, प्रिंट करके देखेंगे ना एक बार, प्रिंट करके देखेंगे, रिजल्ट में अगर 30 प्रिंट होता है इसका मतलब करेक्ट हुआ है। एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो प्रिंट करना है मुझे, तो प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा, प्रिंट करना है तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, इसका नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूं कि भाई ये रिजल्ट प्रिंट कर। क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा आउटपुट, यस, क्या आएगा आउटपुट, RES प्रिंट होगा। हमें प्रिंटफ का सिंटैक्स समझना पड़ेगा ना प्रॉपरली। प्रिंटफ बोलता है कि भाई ये डबल कोट्स में तुमने जो लिखा है वो एक स्ट्रिंग ट्रीट करूंगा मैं, उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो लिखा जाता है मैं एज इट इज प्रिंट करूंगा। तो फिर हम इसको बोलते हैं कि फिर कैसे करें, तो बोलता है कि डबल कोट्स में तुम क्या करो,
एक प्लेस होल्डर दे दो और फिर डबल कोट्स खत्म होने के बाद कॉमा करने के बाद उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दो जो तुम्हें इस प्लेस होल्डर में प्रिंट करवाना है। अब वो प्लेस होल्डर मतलब ही क्या, कल तुमको मैंने लिखने को बोला था, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मैं रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूं, दैट इज इंटीजर, तो इंटीजर को प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, समझ में आ रहा है। तो परसेंट डी जहां पे लिखा है वहां पे क्या होगा, इस रिजल्ट में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। क्लियर। पर मुझे ऐसे प्रिंट करना है, द एडिशन इज 30, तो प्रिंटफ कैसे लिखना पड़ेगा, एडिशन इज 30 मुझे चाहिए था ना, तो 30 क्या कल को 70 भी हो सकता है, मतलब ही यहाँ पे एक वेरिएबल होगा रिजल्ट नाम का, और वो बोलेगा रिजल्ट लिखोगे तो स्ट्रिंग होगा ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर इधर जो वैल्यू आने वाली है वेरिएबल से वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और यहाँ से हम क्या करेंगे उसको भेज देंगे, समझे, अंडरस्टूड। अब मुझे ऐसे प्रिंट करना है, द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, तो मैं बोलता हूं प्रिंट एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, तो मुझे यहां पे ये काम खत्म। पर ये क्या करेगा, हर बार एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 ऐसे प्रिंट करेगा। मेरा कहना है कि नंबर 1 में जो वैल्यू है, नंबर 2 में जो वैल्यू है और नंबर मतलब रिजल्ट में जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंट डी, यहाँ पे भी बोलता हूँ परसेंट डी। अब क्यों परसेंट डी, क्योंकि तीनों भी क्या है, उसमें का कोई कैरेक्टर होता तो परसेंट सी आ जाता। और अब 1 2 3 है, तो रिस्पेक्टिवली मुझे इधर से क्या पास करना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 एंड रिजल्ट। तो ये लेगा पहले परसेंट डी को, ये लेगा दूसरे को, ये लेगा तीसरे को। अब मैं ये परसेंट डी लिखना भूल गया और उधर से मैंने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पास किया। अरे वो छोड़ो, इधर ध्यान दो, तेरा कल भी बचा आईफोन ना, वी नो तेरे पास आईफोन है, बट रोज मत बजा प्लीज, एक बार सब समझो उसके पास आईफोन है, ठीक है। अब बजाने की जरूरत नहीं है, कल से सबको समझ में आ गया अभी, आईफोन ही है ना पक्का, या एंड्रॉइड में रिंगटोन लगा है आईफोन, नहीं ना। अब इधर ध्यान दो, अब बताओ क्या होगा। तो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, इतना ही प्रिंट होगा बस, कोई कंपाइलेशन एरर वेरर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर तुम कितने भी वेरिएबल दो उनको उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं मिला तो वो इग्नोर हो जाएंगे। अब मैंने इधर परसेंट ही दिया है और इधर रिजल्ट लिखना भूल गया, क्या होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज गार्बेज। क्लियर, गार्बेज, क्योंकि ये परसेंट डी जो है उसका काम है कि उसको जिस जगह पे बोला गया है उस जगह से 4 बाइट रीड करना। अब ये बोलेगा कि भाई मुझे बताया नहीं कहां से रीड करूं, तो रैंडम कहीं ना कहीं से रीड कर लेगा और रैंडम 4 बाइट कुछ ना कुछ पढ़ के मुझे रैंडम वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ, समझ में आ रहा है। तो वेरिएबल मिस कर देता हूं तो गार्बेज आएगा, अंडरस्टूड। होता है ऐसा बहुत से बार, क्यों होता है मैं बताता हूँ। बहुत से लोग ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 या रिजल्ट ये पूरे डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं, फिर तुम्हें आंसर कैसे आएगा, द एडिशन ऑफ गार्बेज एंड गार्बेज इज गार्बेज नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, ऐसा एज इट इज लिख के आएगा वो, क्योंकि इन तीनों को वैल्यू ही नहीं मिले क्या रीड करना है, तो कॉमा देना वगैरह वो वाला पार्ट सिंटैक्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, नहीं तो फिर इतना इतना लिखना पड़ता है, ऐसे हो जाता है तुम्हारा, अंडरस्टूड। तो अभी 2 नंबर के एडिशन कर सकते हो कि नहीं, सो राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, मैं तुम्हें स्टेप बता देता हूँ चाहिए तो, या मैं लिख के देता हूँ एडिशन का, तुम उस पर दूसरा काम कर सकते।
सो आईडी इंस्टॉल किया सबने, इधर ध्यान दो, आईडी इंस्टॉल किया, डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है, राइट। तो डेव सी प्लस प्लस अगर इंस्टॉल हो गया है तो इस तरीके से यूआई, इधर ध्यान दो। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो ये सब तुम्हें एकदम सा क्या बहुत ही चिल्लर स्टेप्स लग रहे होंगे, बट देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये नहीं किया इसके पहले कभी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये आईडी ओपन करने के बाद गो टू फाइल, गो टू न्यू, गो टू सोर्स फाइल, या तुम कंट्रोल एन भी दबा सकते हो, राइट। यहां पे मैंने क्या बोला था, वॉइड मेन, और ये फाइल कंपाइल एंड रन होती है, राइट। तो इस फाइल को पहले हम क्या करेंगे, सेव, सेव करेंगे इसको, लेट से demo12 डॉट सी, या डॉट सीपीपी नहीं होने देना है गलती से, फिलहाल के लिए, क्यों नहीं होने देना है बाद में बताऊंगा। डॉट सी से सेव किया, कोड कंपाइल एंड रन हो रहा है, कंपाइल एंड रन हो रहा है ना, कुछ नहीं है उसमें तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, बट कंपाइल और रन तो होगा, क्लियर। यहां पे तुम्हें देखने मिलेगा, देखो, कंपाइलेशन रिजल्ट्स, जीरो एरर जीरो वार्निंग्स। फिर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर नंबर, पहले तुम्हें वो प्रूव करके दिखाता हूँ, कौन सा, मैं 10 भी लिखता हूं तो भी कोड चलेगा, मैं 10+20 भी लिखता हूं तो कोड चलेगा, डमी में आके रुकती है ना वैल्यू। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक रिजल्ट जो होना चाहिए नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट ऐसा प्रिंट होगा, हमें वहां पे क्या चाहिए, 30, तो हमें यहाँ पे 30 चाहिए, तो ये रिजल्ट हम यहाँ से भेजते हैं, और जहां पे भी हमें वो 30 चाहिए वहां पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देके रखते हैं, सॉर्टेड। अब मुझे ऐसा चाहिए, एडिशन इज 30, क्लियर। अब मुझे ऐसा चाहिए, एडिशन ऑफ 10 and 20 इज 30, तो क्या देना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट, क्लियर। तो अब जो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना रह जाता है मेरा, तो इतना ही आएगा। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर देता हूं और वेरिएबल देना रह गया, तो इट विल गिव सम गार्बेज वैल्यू, क्लियर, सॉर्टेड, समझ में आया क्या। तो अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है सिंपली, तो चलो ट्राई करो, लिखो, एक कोड एडिशन के लिए, एक कोड सबट्रैक्शन के लिए लिखो। ऑनलाइन एवरीवन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और उसके अकॉर्डिंग तुम एरिया कैलकुलेट करोगे। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर ही लग रहा है ना सिर्फ, तो उसके लिए कोड करो। आप यूजर से कोई वैल्यू लेनी नहीं है, हार्ड कोडेड करने हैं फिलहाल वैल्यूज, क्लियर है।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में डालो once it is done. कर ना, अभ्यास कर ना. जाऊ दे ना आता, काय करायचं आपल्याला. झालं ते झालं, आता आपण काय करू शकतो त्याच्यावर. गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? किसी को दिक्कत आ रही है, किसी को एरर आ रहा है कहीं पे, तो बताओ.
यस, चलो क्विक क्विक हो जाना चाहिए अब तक ऑनलाइन। चलो कमेंट्स में डालो जितना कोड किया है तुमने उतना। लास्ट 2 मिनट्स। लैपटॉप ने आणला का? हा बरं, मी तेच तर विचारलं होतं तुला की झालंय का इन्स्टॉलेशन, तर तुम्ही हो म्हणता. करा, इन्स्टॉल करा लवकर. काय होतंय प्रॉब्लेम? झालाय ना इन्स्टॉल? मग 6.3 वाला इन्स्टॉल कर. कालच सांगितलं ना मी 6.3. लिंक पण पाठवली आहे. आदेश तू लिंक पाठवली आहे ना ग्रुपवर? मग तू ग्रुपवर नाहीये का? अरे बेटा लिंक वगैरे सगळं दिलंय ना. मैं क्या बोला था अभी? मैं अभी क्या बोला था? फाइल का एक्सटेंशन क्या करो? .c करो, CPP मत करो. नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा कि CPP की वजह से क्यों प्रॉब्लम. अभी वो बताता हूँ आगे चल के. फिलहाल तो .c करो उसको और सॉल्व हो जाएगा वो. ठीक है, कर. अब कर उसको, चलेगा. हा, तू VS कोड वापरतोय ना? नाही, तो पण प्रश्न नाही. इंटमेनचा प्रॉब्लेम असेल तुझा. तू वर्डमेन लिहिलाय ना, ते इंटमेन वापर म्हणत असणार. ठीक. काय इश्यू झालाय सर? त्या EXE बनत असेल आणि तो एंटीवायरस का ये करना पड़ेगा उसको. क्रिएट फॉर्म हो रहा है तो अलाउ किया. याचा प्रॉब्लेम आहे. तो दुसरा अँटीव्हायरस इन्स्टॉल आहे तुझ्याकडे. कुठला अँटीव्हायरस इन्स्टॉल आहे? असते असते. Online students here not posted it.
ओके, सांगतो तुला थोड्या वेळात. प्रॉब्लेम हा आहे, बताता हूँ सबको आएगा. यस, इधर ध्यान दो. ऑनलाइन ऑडिबल, इधर इधर इधर. मैंने अभी क्या बोला है? अभी बोला है मैंने कि जो गाइडलाइंस मैंने लिख के दी है वो किसकी है? सी प्रोग्रामिंग की गाइडलाइंस, जिसमें हेडर फाइल्स क्या है? ऑप्शनल, राइट? अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने जैसे बोला भी था, फिर भी तुम गलती से क्या कर रहे हो? फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीपीपी कर रहे हो. अब डॉट सीपीपी में हेडर फाइल्स मैंडेटरी, राइट? अब हेडर फाइल्स क्या, उसका क्या पर्पज है? तो अभी मैं वॉइड मेन और यहां पे मैं प्रिंटफ यूज कर रहा हूं. तो प्रिंटफ इज अ फंक्शन. तो फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो फंक्शन को यहाँ पे अगर कॉल किया है तो उसका डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं पे होना चाहिए. तो वो होता है हेडर फाइल्स के अंदर. तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? इंक्लूड. ठीक है. तो प्रिंटफ नाम का फंक्शन जो है वो stdio.h नाम के हेडर फाइल के अंदर है. क्लियर? अब तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम लोग ये हेडर फाइल नहीं लिख रहे हो और एक्सटेंशन रख रहे हो डॉट सी. तो तुम्हें वार्निंग आएगी, बस नीचे को वार्निंग आती है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ. मतलब भाई प्रिंटफ का जो डिक्लेरेशन है हमने इम्प्लिसिटली तुमको प्रोवाइड किया है, पर वार्निंग क्यों देके रख रहे हैं? कि उनका कहना है कि यही कोड उठा के अगर तुम, मतलब इतना कोड उठा के अगर तुम किसी दूसरे कंपाइलर के पास गए तो एरर आ सकता है, उसने अगर तुम्हें इंक्लूड नहीं दिया तो. समझे? तो इसलिए बाय प्रोसेस क्या होना चाहिए? प्रिंटफ अगर यूज किया है तो stdio.h होना चाहिए. अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि डॉट सीपीपी फाइल यूज कर रहे हैं और हैश इंक्लूड यूज नहीं कर रहे हैं. तो डॉट सीपीपी बोलता है कि हेडर फाइल्स आर मैंडेटरी, मतलब वो तुम्हें इम्प्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करेगा. तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड लिखना ही पड़ेगा. तो जब तक सी में हो लिखने की जरूरत नहीं है, पर फॉर अ गुड प्रैक्टिस, बेटर प्रैक्टिस, हमेशा क्या करो? हेडर फाइल्स को इंक्लूड करो. ये एक सिनेरियो है. तो फिर अगर तुम्हारी फाइल का नाम गलती से डॉट सीपीपी भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता. आई होप सबको ये क्लियरिटी है, या नहीं है तो मैं पूछता हूं कि सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सीपीपी में नहीं चलता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन सी एंड सीपीपी में? सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता? यस, मतलब सी का ऐसा कोड है जो सीपीपी में नहीं चलेगा. सी का ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो सीपीपी में नहीं चलेगा? है कुछ? प्रिंट एप, स्कैन एप, उधर सी इन सी आउट, ऐसा पढ़ा है तुमको किसी गधे टीचर ने कि आज हम इधर प्रिंट एप यूज करते हैं, सीपीपी में जाएंगे तो सी आउट यूज करेंगे? ऐसा तुम्हें पढ़ा है क्या? किसी ने पढ़ा है? 5 मार्क के डेफिनेशन के लिए ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 5 मार्क मिलेंगे तुम्हें. उस 5 मार्क के चक्कर में बहुत सी व्यूज हमारे दब जाते हैं, हमें क्लियरिटी नहीं होती है चीजों की. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इधर प्रिंट एप इधर सी आउट ऐसा नहीं होता है. इधर भी प्रिंट एप चलता है, सी प्लस प्लस में भी प्रिंट एप चलेगा, बिकॉज सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस. सी प्रोग्रामिंग में जितनी भी चीजें चलती हैं
सी प्रोग्रामिंग में जितनी भी चीजें चलती है वो सारी सी प्लस प्लस में चलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये उसने तुम्हें सपोर्ट दिया है सी ने, हेडर फाइल वगैरह मत लिखो, मैं दे दूंगा। सिंटैक्स चेंज हुआ क्या, यही कोड में एज इट इज सीपीपी में डालूंगा, फर्क पड़ेगा क्या कुछ? 5 मार्क के डेफिनेशन लिखने के चक्कर में ये सब है, इधर प्रिंट ऐप, इधर सी आउट, इधर स्कैन ऐप, उधर सीन। एक्चुअल डिफरेंस क्या होना चाहिए कि भाई ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें आ गया सारा। उधर अपन उल्टा नहीं लिख सकते ना कि सी में ओवरलोडिंग नहीं चलता, सी में इनहेरिटेंस नहीं चलता, सी में इनके, हो गया ना वो ओपी बता दिया, खत्म, उसमें आ गया ना सारा पार्ट। तो ये सब जो है तुम ये 5 मार्क के लिए इतना भरते हो, इसमें के 4 मार्क तो तुम्हारे ऐसे ही चले गए, सेंस ही नहीं है उसका कुछ। डिफरेंस थोड़ी है वो कि इधर प्रिंटअप चलता है उधर सी आउट, उधर भी प्रिंटअप चला के दिखा रहा हूं ना मैं, राइट? तो सी के फाइल को तुम डॉट सीपीपी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ लोगों को और एक दिक्कत आती है, वो समझो क्या होता है। कुछ सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स, मतलब वो एक्चुअली स्टैंडर्ड है पार्ट, सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स बोलते हैं कि भाई हमें रिटर्न में क्या चाहिए, इंटीजर। इसलिए तुम्हें इधर क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 10 20 30 कुछ भी लिखो, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करना है बस। बट यहाँ पे लिखते हो तुम 0। अब ये क्यों? इसका भी रीजन ये है कि जब तुम्हारा कोड ओएस रन करेगा तो ओएस को एक स्टेटस चाहिए होता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके आया या नहीं। तो 0 इज दैट स्टेटस जो बताता है प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होके आया। क्यों चाहिए स्टेटस उनको? आगे का शेल स्क्रिप्टिंग का एक लैंग्वेज है, उसमें अगर उनको कुछ काम करना है उस फाइल के साथ, उसके लिए। बट अभी मैं शेल स्क्रिप्टिंग लिख रहा हूं क्या? मेरा पर्पस बस इतना ही है ना। तो मुझे ये इंट और रिटर्न 0 पे फोकस करने की जरूरत है ही नहीं है, मेरा काम है इस लॉजिक पे काम करना है ना। तो पहली बात तो स्ट्रिक्टली फॉलो क्या करो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना फॉलो। मैं कोई भी कंसेप्ट ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि वो करना होता है, बट उसका एक स्पेसिफिक टाइम है कि कब ये सब चीजें बतानी चाहिए। पर ये अभी बताया क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बता के भी तुम वही गलती कर रहे हो। तुमने डॉट सीपीपी किया तो प्रॉब्लम आया। मैंने क्या बोला है, फॉलो दी प्रोसेस। तुम डॉट सी अगर यूज करोगे तो वर्ड मेन बिना हेडर फाइल्स के वगैरह कोड चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वार्निंग्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा, अंडरस्टूड? ये मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूं कि ये ऑनलाइन कंपाइलर में डालता हूं तो फेल होता है, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर इंप्लिसिट लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं करता। अंडरस्टूड? आई होप अब क्लियरिटी है। तो सी सीपीपी जो भी एक्सटेंशन है तो डॉट सी यूज करो, सीपीपी पढ़ेंगे तब तुम सीपीपी यूज करो। अभी तुम वो डिफॉल्ट में सीधा फाइल का नाम डालते हो, एंटर मारते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, सीपीपी। तो बेटर डॉट सी टाइप करने की आदत रखो। अब ये मेरे लॉजिक रिलेटेड एरर था क्या? ये सब कंपाइलर के नाटक है, राइट? तो कंपाइलर के नाटक में हम क्यों टाइम पास करें ना अपना। इसलिए ट्रस्ट दी प्रोसेस, जितना बोलता हूं उतना करो। पर जितना बोलता हूं उतना करो नहीं, उसमें भी क्वेश्चंस करो कि सर ऐसा क्यों। बस जब मैं बोलता हूं कि ये थोड़े बाद समझाऊंगा या थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा, तो हैव पेशेंस ऑन दैट। नहीं तो क्या होता है, अभी मैंने ये डिस्कशन किया जिसका मुझे आगे 0 यूज है, राइट? बट कुछ लोगों को वही समझ में नहीं आया तो उनको क्या लगता है कि अरे यार हा कंसेप्ट काहीतरी डिफिकल्ट है। और तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, तुम्हें आखिरी के 10 मिनट में अगर एक आधा कंसेप्ट नहीं समझ में आया फॉर एग्जाम्पल, तो तुम उसको पूरे लेक्चर के साथ रिलेट कर देते हो कि अरे आज का लेक्चर समझ लो नहीं, ऐसे हो जाता है तुम्हारा। तो आज के लेक्चर का पार्ट खत्म कब, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लिए, आ गया हमें ध्यान में वो, अंडरस्टूड? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना बस ट्रस्ट करो। पहले दिन से मैं वही बोल रहा हूं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। एनी अदर डाउट?
ऑनलाइन एनी डाउट? तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है सबको? प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड। 10 + 2, 10 - 2, 10 × 2, 10 / 2, 10 mod 2। क्लियर? तो यहाँ पे डिवीजन मॉड समझो प्रॉपर। 12, 8, 20 सॉर्टेड। एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन का जो सिनारियो है, 2 5 10, तो मैं जब 10 / 2 करता हूं तो मुझे मिलता है क्वोशंट, और जब मैं 10 mod 2 करता हूं तो मुझे मिलता है रिमाइंडर। राइट? मतलब ये अगर ये 11 / 2 होता, राइट, तो 11 / 2 जो है वो 10 पॉइंट क्या 10.5, सॉरी क्या कितना 5.5 नहीं आता, क्या आता? नीचे क्या बचा है? तो ये क्या आता? 5, 1 नहीं 5। मैंने क्या बोला है? 11 / 2 बोला है ना। तो डिवीजन में क्या मिल रहा है? क्वोशंट। और मॉड में क्या मिल रहा है? मतलब 11 mod 2 अगर होता तो क्या मिलता? 1। तो ये डिवीजन मॉड वाला सिनारियो क्लियर है? ये डिवीजन मॉड सिनारियो क्लियर है क्या एवरीबॉडी? क्वेश्चन है इसमें कुछ? तो इंटीजर के साथ जब भी तुम कैलकुलेशंस करोगे तो 12 / 3, 13 / 3, वॉटेवर जो भी है, तो पॉइंट में कभी आंसर नहीं आएगा, आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। तो फिर तुम्हें अगर पॉइंट में आंसर चाहिए था, तुम्हें 11 / 2 जो है वो 5.5 ही चाहिए था, तो इसमें का कोई भी एक क्या होना चाहिए? फ्लोट। राइट? 11.0 होना चाहिए। तो फ्लोट के साथ डिवीजन अगर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? फ्लोट। तो फिर व्हाट इफ तुम फ्लोट के साथ मॉड करते हो? तो होता ही नहीं है। मॉड जो है वो सिर्फ इंटीजर्स के साथ कर सकते हो, फ्लोट के साथ नहीं। समझे? तो अभी डिवीजन और मॉड समझा है। तो मेरा अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास एक नंबर है 25, और मुझे इस नंबर की क्या करनी है? सम करनी है। मुझे इस नंबर की क्या करनी है? सम। तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे इस नंबर की सम मतलब 2 + 5 = 7 ऐसा चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो पहले गधे जैसा कोड करने नहीं लगना है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले मुझे मिलता है तो मैं क्या करूंगा? पेन पेपर पे समझूंगा, मेमोरी लेवल पे समझूंगा। तो मेमोरी लेवल पे समझूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे पास अभी क्या है? नंबर। तो मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, तो मुझे एक वेरिएबल लगेगा जिसमें मैं 2 रख सकता हूं, लेट से R1। मुझे एक वेरिएबल लगेगा जिसमें मैं 5 रख सकता हूं, लेट से R2। मुझे एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा जिसमें मैं क्या रख सकता हूं? इन दोनों की एडिशन। अब रीयूज करना वगैरह वगैरह वो बाद में, दैट इज पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। फिलहाल मैं बिग पिक्चर में तो सोच के रख सकता हूं ना, इतना इतना लगने वाला है। अंडरस्टूड? और इस बेसिस पे मैं मेरा कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो क्या है मेरे पास? नंबर इक्वल्स टू 25। कितने वेरिएबल चाहिए मुझको? 3 वेरिएबल चाहिए। तो 3 वेरिएबल मैं फिलहाल क्या कर लूंगा? R1, R2 और सम डिक्लेयर कर दूंगा बस। मतलब ये अब मेरा मेमोरी डायग्राम कैसे दिखेगा? ये नंबर इसमें क्या है? ये R1 इसमें क्या है? गार्बेज। ये R2 इसमें क्या है? ये सम इसमें क्या है? गार्बेज। अंडरस्टूड? अब मेरा कहना यहाँ पे ये है कि मुझे 2 और 5 को सेपरेट करना है। ठीक है? तो 25 से मुझे 5 को सेपरेट करना है।
25 में से मुझे सिर्फ 5 निकालना है। तो 25 में से 5 निकालना है तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 15, 35, 26, 54, 58। इसमें से मुझे अभी 5, 5, 6, 4, 8 ये अलग चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इनको 5 से डिवाइड करके देखता हूं, मॉड करके देखता हूं 5 से। तो 5 से मॉड करता हूं तो ये तो परफेक्टली मॉड हो रहा है, नीचे क्या बच रहा है 0, राइट। फिर मैं इनको 20 से मॉड करके देखता हूं। तो 20 से मॉड अगर करके देखता हूं तो ये सीधा क्या बच रहा है इधर 15। तो नहीं चलेगा 20 भी। इस केस में 15 बच रहा है, इस केस में 6 बच रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए ना, कि सारे ही नंबर के लिए वो मैच हो। तो इसलिए मैं नंबर यूज करता हूं कौन सा 10। फिर अगर इसको मैं 10 से मॉड करता हूं तो 5 बचता है, इधर 5, इधर 6, इधर 4, इधर 8, राइट। मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से मॉड करूं तो यूनिट प्लेस मुझे मिलता है, राइट। तो यूनिट प्लेस मुझे मिलता है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इधर नंबर है मेरे पास कितना 25, जिसको मैंने मॉड किया कितने से 10 से, तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट रखना है मुझे, तो रखने के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 वेरिएबल है। तो उसमें से नंबर में तो नहीं रख सकता, तो फिर मैंने दूसरा वेरिएबल यूज किया कौन सा R1। और अब मुझे चाहिए R2, राइट। तो R2 चाहिए, तो इस 25 को जब मैंने 10 से मॉड किया तो मुझे नीचे क्या मिला 5। उसी तरीके से इस 25 को 10 से अगर डिवाइड करता तो मुझे क्या मिलता 2। तो डिवाइड करता तो मुझे 2 मिला। तो नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब मेरे पास 4 वेरिएबल है, लेकिन उसमें के नंबर में है 25, R1 में क्या आ गया 5, और R2 में क्या आया, कहा आया, नहीं आया, किधर आया, लिखा नहीं ना अब तक। तो मेरे पास R2 है, मेरे पास सम है, इन दोनों में से किस में रखना है वो मेरे डिसीजन पे है अभी। तो पहले मेमोरी डायग्राम फिर कोड, कोड या मेमोरी डायग्राम ये पैरेलली चलना चाहिए। समझ में आ रहा है। पहले मैं पेन पेपर पे प्लॉट करूंगा मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग वो सब कोड फॉर्म करूंगा। इसी तरीके से कोडिंग करना होता है, रट्टा नहीं मारना होता है कोडिंग। तो फिर R2 में मैं क्या रखूंगा, जो इसने मुझे 2 दिया है वो। और यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई सम इज इक्वल टू सम प्लस सॉरी R1 प्लस R2। तो सम में क्या आ जाएगा, रही बात प्रिंटिंग की तो प्रिंट करो, प्रॉपर डिजाइन में प्रिंट करो कि सम ऑफ 25 इज 7, जैसे तुम्हें चाहिए उस तरीके से। क्लियर। लेकिन ये कोड किसके लिए चलेगा, अब ये कोड कोई भी 2 डिजिट नंबर के लिए चलेगा। मैं ट्रेस करके देखता हूं, कैसे ट्रेस करूंगा, मेरे पास 36 है। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आया लाइन नंबर 1 में, नंबर में क्या आया R1 में क्या आया, R2 में क्या आया, R3 में क्या आया, मतलब सब में क्या आया। नेक्स्ट लाइन मुझे बोल रही है कि R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। तो नंबर इज 36, मॉड 10 करूंगा तो कितना मिलेगा, नंबर में अभी भी क्या है 36। नेक्स्ट लाइन पे आया, मैंने बोला नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो R2 में क्या मिला। नेक्स्ट लाइन पे मैं आया, मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों की एडिशन करो, डन। क्लियर है एवरीवन। मेमोरी डायग्राम तुम्हें हेल्प करेगा। अब मेरे पास नंबर है 1, 2, 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। 1, 2, 3 है मेरे पास नंबर, तो जब मैं सम प्रिंट करूंगा तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा बताओ। मेमोरी डायग्राम निकाल के बताओ, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ, या जरूरी नहीं कि हर बार मेमोरी डायग्राम ही ड्रॉ करो। किसी को क्लिक हो गया होगा तुरंत तो दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन क्लिक नहीं हुआ तो मेमोरी डायग्राम लेके जाना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर ऑनलाइन, ऑनलाइन कितना आएगा आंसर, यस 1, 2, 3 का एडिशन कितना आएगा
1 2 3 का एडिशन 6, इस कोड से कितना आएगा ऑनलाइन, इस कोड से कितना आएगा, ट्रेसिंग करो ना, ट्रेसिंग करो, नंबर में क्या है 123, R1 में क्या है R2 और सम, तीनों में क्या है गार्बेज गार्बेज गार्बेज। नंबर R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 2 बोला तुमने, मतलब R1 में क्या आ गया 3, R2 इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब ही 123 को डिवाइड किया 10 से तो नीचे बचा 3, ऊपर बचा 12, मतलब ही तुम्हारे R2 में क्या आया, तो भाई सम तुम्हारा 6 नहीं आएगा ना, सम तुम्हारा 15 आएगा, क्योंकि R1 में जो है R2 में जो है वही तुमने ऐड किया है। तो ये 2 डिजिट के लिए चलेगा, सिर्फ 3 डिजिट के लिए कोलैप्स होगा, तो 3 डिजिट के लिए तुम्हें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। लेट से नंबर है तुम्हारे पास 1 2 3, तो तुम बोलोगे देखो भाई नंबर जो है 1 2 3 है, तो मुझे 1 + 2 + 3 का सम करना है, राइट। तो 1 + 2 + 3 का सम करना है, तो मुझे पहले तो 1 को रखने के लिए, 2 को रखने के लिए, 3 को रखने के लिए 3 जगह लगने वाली, राइट। और फिर इन सब की सम करने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल लगने वाला। फिर मैं क्या करता हूं 3 को तोड़ता हूं, 3 को तोड़ता हूं R1 में रखता हूं, फिर अब मैं 2 को बीच में से नहीं निकाल सकता ना, बीच में से नहीं निकाल सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 12 को अलग करना पड़ेगा, लेकिन 12 को अलग करना है तो 12 रखने के लिए मेरे पास जगह है क्या, क्योंकि इधर मुझे R2 रखना है, इधर R3 रखना है, इधर सम रखनी है, तो 12 रखने के लिए मुझे एक टेम्पररी जगह बनानी पड़ेगी जिसको मैं बोलूंगा Q1। तो वो जो 12 मिला है मुझे किस में रखूंगा मैं, अराबी के कोड के अकॉर्डिंग में आगे जा सकता हूं। अब 12 में से 2 निकाल सकता हूं और 1 निकाल सकता हूं आराम से, और फिर इन तीनों की क्या कर सकता हूं सम। ऐसे अगर 4 डिजिट का नंबर होता 1 2 3 4, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता 4 अलग, फिर 1 2 3 अलग, फिर 3 अलग, फिर 1 2 अलग, और फिर 1 अलग, और फिर 2 अलग। तो कितने वेरिएबल लगते मुझे R1 R2 R3 R4 तो लगता, लेकिन Q1 और, तो ये मेमोरी से मुझे समझ में आ रहा है, पिक्चर से प्लॉटिंग से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, कैसे जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के लिए रट्टा मारोगे तुम कोड को कि ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, राइट। अब मेमोरी डायग्राम कैसे हेल्प करता है आगे समझो। क्या क्या चाहिए था मुझे R1 R2 R3 सम और Q1 लिस्ट, एक साथ भी लिख सकता हूं सारे, ऐसे भी लिख सकता R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, R2 लूंगा क्या सीधा, नहीं, मैं बोलूंगा पहले नंबर को डिवाइड करो 10 से, वो बोलेंगे भाई सिंगल डिजिट नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें 12 मिल रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि 12 मुझे फिर R2 R3 में नहीं रखना है, तो 12 किस में रखो Q1 में। और फिर वो बोलेंगे अभी तुम्हें 2 निकालना है ना, तो 2 निकालना नंबर से पॉसिबल है या Q1 से, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो इससे मिलेगा तुम्हें R2 और इससे मिलेगा तुम्हें वापस R3, और इसका क्या करोगे सम। अंडरस्टूड, यहां पे क्लियर है क्या। अब किसी ने गलती से इधर R1 ही लिख दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट, ड्रॉ मेमोरी डायग्राम और मुझे पता आउटपुट क्या आएगा। किसी ने इधर से R1 ही लिख दिया और सम क्या होने वाला है, सम विल बी R1 + R2 + R3। तो बताओ व्हाट विल बी दी सम, उधर गलती से R1 लिख दिया है किसी ने। अब तुम्हें समझेगा मेमोरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस, किसी ने उधर गलती से R1 लिख दिया, व्हाट विल बी द सम,
सम विल बी गार्बेज। क्यों बोल रहा हूं गार्बेज? पूरा डिटेल में समझते हैं। 1 2 3 R1 क्या है? गार्बेज। गार्बेज। R3 गार्बेज। सम में क्या है? गार्बेज। सॉरी R3। R3 के बाद क्या बनेगा? सम। सॉरी हाँ सम ही बनेगा ना, सीक्वेंस है ना, पहले सम और फिर क्या? Q1। तो Q1 में भी क्या है? अब मैं आया लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब मैं आया लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे मैंने बोला कि भाई R1 में क्या डाल? नंबर मॉड 10, मतलब ही इधर क्या डाल? 3। और फिर Q1 में क्या डाल? नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो Q1 में क्या आ गया? 12। फिर मैंने बोला Q1 मॉड 10, तो Q1 में से जो मॉड हो रहा है 10 उसको किस में डाल? मैंने उसको R1 बोल दिया गलती से, तो वो किस में डालेगा वो? तो पहले का 3 हटा के इधर क्या डालेगा वो? 2। और फिर अगला कोड करेक्ट है, Q1 डिवाइडेड बाय 10, तो Q3 में क्या डालेगा वो? 1। तो तुम्हारे पास 2 है, गार्बेज है और 1 है। अब किसी भी चीज के साथ गार्बेज ऐड करोगे तो गार्बेज ही मिलेगा। तो इसका मतलब सम जो तुम्हारी आनी चाहिए थी कितना? 6, वो क्या आ रही है? गार्बेज। अंडरस्टूड? बट अब तुम बोलोगे सर ये डिटेक्ट नहीं होता है ना, इट इज पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें तो फ्लो के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें पता है फ्लो ऐसा है तो हम इधर ही वो 2 डाल देते। हमें कभी वो डिटेक्ट होने वाला है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? ये दिक्कत है ना। तो पहली बात, किसी भी कोड का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त भूल जाना है कि तुम वो कोड किस चीज का लिख रहे हो। बट वो इतना पॉसिबल नहीं होता है, बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि भूल जाओ मैं किस टाइप का कोड है। बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत चलते रहता है कि अरे 1 2 3 का 6 ही आना चाहिए, तो घूम फिर के वो 6 आता ही है। तो घूम फिर के नहीं लाना है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना है। बट अब यहाँ पे दिक्कत है कि सर वो स्टेप बाय स्टेप की आप बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऑब्जर्वेशन लेवल पे मिस हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे मेमोरी डायग्राम के साथ साथ सहारा लेना है प्रिंटएफ का, डिबगिंग का। मतलब ही तुम क्या करोगे, सम गलत आ रही है ना, तो सम आने से पहले लाइन पे R1 R2 R3 कितना आया वो प्रिंट करके देखोगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अरे R1 कैसे 2 आ रहा है, R1 तो 3 आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तब तुम्हारा ध्यान किधर जाएगा? इस लाइन पे जाएगा। तुम्हें ऑब्जर्वेशन की कमी थी ना, तो ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यूज किया ना कि प्रिंटफ से मैंने सम के पहले R1 R2 R3 प्रॉपर प्रिंट करके देखे और बोला कि अरे R1 तो 3 आना चाहिए था, इधर कितना आ रहा है? 2। और R2 में तो गार्बेज ही आ रहा है। तो तब जाके तुम्हारा ध्यान जाएगा ना इस कोड पे। तो इस तरीके से प्रोग्राम को ट्रेस करना होता है और मेमोरी डायग्राम तुम्हें इसी वे में हेल्प करेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या बिना मेमोरी डायग्राम के? कोड को कितना देर देखते रहोगे, और देखते रहोगे तो भी वो डिटेक्ट नहीं होता है ना कि मैंने कहीं पे R2 लिख दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता है जल्दी से। अंडरस्टूड? ऑनलाइन एवरीवन? तो सम ऑफ 3 डिजिट 4 डिजिट 5 6 7 तक मैं कर सकता हूँ कि नहीं? अभी सबके लिए मुझे अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, बाद में उसको लेके आऊंगा मैं लूपिंग वगैरह में, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा का कुछ नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही करना है। स्कैनएप भी यूज नहीं करना है, किसी को आता है पहले से वो करो, बट अननेसेसरी कैसे कॉपी पेस्ट करके नहीं यूज करना है। वर्क ऑन हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो आज तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा, 0th असाइनमेंट। ठीक है? तो आदेश विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट फोल्डर स्ट्रक्चर, कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए और गिट पे अपलोड करना है। ठीक है? गिट पे अपलोड करना है। गिट हब का अकाउंट बनाओ पहले, तो वो फॉर्म डालेगा आदेश, एक यह डाला होगा, उस फॉर्म में तुमने वो गिटहब का यूआरएल डालना है, अपलोड करना है। आज ट्राई करो, वो जो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें मिले उसमें स्टेप भी है सारे कि गिटहब पे वो कैसे प्रोसीड करना है क्या। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कल आके पूछो। कल मतलब
ऑन मंडे। तो अभी सैटरडे संडे है तुम्हारे पास, तो असाइनमेंट पे काम करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाया है, सिर्फ उतने पे ही काम करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या मल्टीपल मिनट टू सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड को कन्वर्ट करना, ये बेसिक ऑपरेटर्स पे जो काम कर सकते हो वो काम करो। कुछ क्वेश्चंस आता है तो यू कैन पिंग दी ट्रेनर्स। तो यस आदेश, थोडं क्विक घेशील, सरांचं लेक्चर आहे, फोल्डर स्ट्रक्चर सांगशील फक्त क्विक. असाइनमेंट गिटहब पे रेगुलरली सबमिट करना है। गिटहब तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। हमें असाइनमेंट का ट्रैक मिलता है, उस पर उतना ही बस हमारा पर्पज है। बाकी तुम जब इंटरव्यू को जाओगे तो तुम एक 6 महीने का जर्नी दिखा सकते हो। और क्यों गिटहब? क्योंकि गिटहब पे पूरा ट्रैक मेंटेन रहता है, तुम उसको दिखा सकते हो प्रूफ कि देखिए 6 महीने से इस पे काम कर रहा, 6 महीने से मैंने इतना काम किया। तो ऐसा नहीं करना है कि 1 महीने बाद सारा एक दिन अपलोड करता हो, उसमें कोई सेंस नहीं। वो कॉपी पेस्ट माना जाएगा, तुमने भले ही ईमानदारी से किया है उसको कॉपी माना जाएगा। तो ये ट्रैक मेंटेन कर, अंडरस्टूड? That's it from my side. Thanks. ओके, सो आज से आपके कोड स्टार्ट हुए हैं, तो आपको वो कोड कहाँ पे सेव करने हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क पे डी ड्राइव होगा आपका, ठीक है। सी ड्राइव छोड़ के कहीं पे भी करो उसको सेव, ठीक है। तो मैं डी ड्राइव के लिए सजेस्ट करूंगा। तो डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करना है फर्स्ट बिट सॉल्यूशन नाम से। डी ड्राइव में ये फोल्डर क्रिएट करना है। इसके अंदर अभी जो मॉड्यूल चल रहा है आपका, अभी कौन सा है, सी, तो सी प्रोग्रामिंग का एक फोल्डर क्रिएट करना है। इसके अंदर अभी सी प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट्स है और टेस्ट है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको असाइनमेंट्स सेव करने हैं, ठीक है। और टेस्ट भी होंगे, तो टेस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो असाइनमेंट्स में असाइनमेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं असाइनमेंट डालूंगा, एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट्स में असाइनमेंट अभी डालूंगा 0th असाइनमेंट, ठीक है। तो ऑपरेटर्स की है, असाइनमेंट 0 का फोल्डर क्रिएट होगा। उसके अंदर अभी मल्टीपल फाइल्स आएंगे आपके। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2.c, क्लियर है क्या? ये क्लियर है? यहाँ पे सोर्स कोड रहेंगे आपके, ठीक है। अभी टेस्ट होंगे। अभी असाइनमेंट 0 हो गया, अभी कल जाके असाइनमेंट 1 आ सकता है ना, तो इसी फोल्डर के अंदर ये फोल्डर बनेगा, ठीक है। असाइनमेंट 1, ठीक है। उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी टेस्ट, तो टोटल 10 टेस्ट है सी में। तो यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट 2 ऐसे फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो एक टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टेस्ट 3, और यहाँ का डेटा आपको गिटहब पे सबमिट करना है। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो बस यही सा फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। सी होने के बाद जावा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जावा का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर भी सेम यही स्ट्रक्चर कॉपी करना। क्लियर? क्लियर है क्या? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यहाँ पे। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। गिटहब का एक लिंक शेयर किया है, उसमें एक पीडीएफ है, उस पे सब कुछ दिया है इंस्ट्रक्शन। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है। ओके, यस, ग्रुप पे शेयर किया है।
आज एक बार फिर से शेयर करूंगा, ठीक है महेश? ओके, तो चलो स्टॉप करते हैं फिर।